हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आप सभी के? सब अच्छे हैं, सब ठीक ठाक हैं। दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू इनिशिएटिव एंड द न्यू चैनल कॉल्ड टिकटॉक टैक्स, जहां पे हम आप लोगों के साथ में अनअकैडमी के सारे फैकल्टी मेंबर्स डिस्कस करेंगे छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट्स। ये कंसेप्ट्स आपके एकेडमिक इंपॉर्टेंस के भी हो सकते हैं, कुछ टॉपिक्स नॉन एकेडमिक इंपॉर्टेंस के होंगे। कई बार ऐसा होगा कि जैसे टैक्स के टॉपिक को हम लोग करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल इसका, कल 1 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो दिया था अनअकैडमी के चैनल पे, जहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट किया जाता है तो उस केस में जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा, कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, कब फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से जीएसटी चार्ज होगा, कब रिवर्स चार्ज के हिसाब से होगा, कब 12% लगेगा, कब 18% लगेगा। तो ये सारी डिटेल डिस्कशन मैं आपके साथ कल 1 अक्टूबर को कर चुका हूं और आज 2 अक्टूबर को मैं आज नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है तो उसके टैक्स रेट्स कैसे डिसाइड होते हैं। एज ए स्टूडेंट कई बार आपके मन में ये आया होगा कि यार ये डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट्स बहुत वियर्ड हैं, बहुत अजीब तरीके से डिज़ाइन हैं, इसको रट लेते हैं, अगर एग्ज़ाम में आ गया तो जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत ईमानदारी की बात बताऊं, ये बहुत ही आसान है, इसमें बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन वाली कोई बात नहीं है। इसमें बहुत छोटा सा लॉजिक है। अगर वो बहुत छोटा सा लॉजिक एक बार हम लोग समझ लें तो हम लोगों के लिए चीज़ें याद करना बहुत आसान हो जाएगा। आवर लाइफ विल बिकम सो ईजी। मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन बस एक काम कीजिएगा, हमारे इस टिकटॉक टैक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे इस तरह के जो वीडियोस हैं वो आप लोगों के पास रेगुलर बेसिस पे आते रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़रूर, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू ऑल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हमारा जो वीडियो है ये वीडियो किससे रिलेटेड है? हमारे ये सारा का सारा वीडियो आज डोमेस्टिक कंपनी से रिलेटेड है। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? डोमेस्टिक कंपनी से रिलेटेड प्रॉपर हमारे एक डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन हमें ये बताती है कि भाई हमारी देश में हर इंडियन कंपनी से डोमेस्टिक कंपनी, और इसके साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो डोमेस्टिक कंपनी हो सकती हैं अगर रूल नंबर 27 की 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब ये रूल नंबर 27 की 3 कंडीशन कौन सी है? ये रूल नंबर 27 की 3 कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन, रूल नंबर 27 की पहली कंडीशन है कि फॉरेन कंपनी अपना एजीएम इंडिया में ऑर्गेनाइज करे, फॉरेन कंपनी शेयर होल्डर्स का रजिस्टर या रिकॉर्ड इंडिया में मेंटेन करे, फॉरेन कंपनी डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट इंडिया में करे और वो पेमेंट उस इनकम में से हो जो इंडिया में टैक्सेबल हो रही है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी। अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो भी वो डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी। अब अगर कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है तो फिर उसके ऊपर टैक्स रेट्स क्या होंगे, हम लोगों ने ये सीखना है। जो टैक्स रेट्स हैं वो टैक्स रेट्स कहां पे दिए होते हैं? टैक्स रेट्स दिए होते हैं या तो फाइनेंस एक्ट में या फिर दिए होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। और आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि पर्सन्स से रिलेटेड, किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड अगर हम किसी टैक्स रेट की बात करते हैं तो वो टैक्स रेट हमेशा दिए होते हैं, ऑलवेज हमेशा दिए होते हैं अंडर द इनकम टैक्स, अंडर द फाइनेंस एक्ट। अब मैंने वर्ड बोला है फाइनेंस एक्ट और फाइनेंस बिल, तो मैं एक बार के लिए बजट और फाइनेंस बिल की भी बात कर देता हूं। एज यू ऑल नो कि बजट एक अलग चीज होती है, फाइनेंस बिल एक अलग चीज होती है। बजट के अंदर आने वाले फाइनेंशियल ईयर के एस्टिमेटेड इनकम्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस की बात की जाती है। अगर हम लोग अपने हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हमारी भारत सरकार के लिए है टैक्स लॉ, टैक्सेस, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब क्योंकि ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है हमारी सरकार के लिए, इस वजह से हमारी सरकार इनको, इनके टैक्सेस से रिलेटेड जो भी अमाउंट है वो टैक्सेस से रिलेटेड अमाउंट को या टैक्सेस से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उसको हर साल अपडेट करती है। अब जब अपडेट करना है तो पहले फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में।
पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों से अप्रूवल ले लिया जाता है। हालांकि राज्यसभा से अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है। मनी बिल है, मनी बिल का अप्रूवल सिर्फ लोकसभा से आ जाएगा तो काम चल जाएगा, राज्यसभा से नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट हम लोग राज्यसभा से भी अप्रूवल ले लेते हैं। देन प्रेसिडेंट साहब से अप्रूवल आ जाए, आजकल तो प्रेसिडेंट मैडम है, तो प्रेसिडेंट मैडम से भी अप्रूवल आ जाए तो उसके बाद वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। एंड आपको ये बात मैंने समझाई हुई है अपनी क्लासेस के अंदर कि जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया गया, दैट इज 1 फरवरी को, उसके बाद 75 डेज के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना जरूरी है। फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट बनेगा, प्रेसिडेंट मैडम से अप्रूवल आएगा, उसका नोटिफिकेशन इशू होगा, एवरीथिंग हैज टू बी डन within 75 days. And BJP government is doing wonderful job where they are making it sure that all of these things happens before 31st of March. That is जैसे ही हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट हो, सारे टैक्स रेट्स की क्लैरिटी हो, उसका नोटिफिकेशन आ चुका हो, तो बीजेपी इज डूइंग वंडरफुल जॉब। अब इस सेशन के अंदर अगर मैं किसी जगह पे वर्ड बजट यूज कर रहा हूं तो याद रखिएगा, बजट का मतलब सिर्फ बजट नहीं है, बजट से मतलब मेरा फाइनेंस बिल का भी है और फिर फ्यूचर में फाइनेंस एक्ट का भी है। तो डोंट टेक केयर एज कि ये सिर्फ बजट की बात हो रही है, बजट के अलावा फाइनेंस बिल की भी बात हो रही है। आइए इस बात को और गहराई से समझना स्टार्ट करते हैं डेट्स के साथ में। अभी हाल फिलहाल में फरवरी 2022 में हमारे देश के अंदर बजट प्रेजेंट किया गया एंड ऑब्वियसली बात है बजट के साथ में फाइनेंस बिल भी आया। ये बजट और फाइनेंस बिल कौन से ईयर के लिए? ये था प्रीवियस ईयर 2022-23, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए। तो प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए ये वाला बिल प्रेजेंट किया गया, ये वाला बजट प्रेजेंट किया गया 1 फरवरी 2022। जिस समय 1 फरवरी 2022 को ये प्रेजेंट किया गया, उस समय रियल लाइफ में असल जिंदगी में असेसमेंट ईयर चल रहा था 2021-2022। अगर असेसमेंट ईयर 2021-2022 है तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा? प्रीवियस ईयर रहा होगा 2020-2021। हम सबको बड़े अच्छे से पता है कि प्रीवियस ईयर अप्रैल 20 से स्टार्ट हुआ होगा, खत्म होगा मार्च 21 में। असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल 21 में, जाके खत्म होगा मार्च 22 में। इस पूरे प्रीवियस ईयर में कंपनी ने जितनी भी इनकम कमाई है, उस इनकम का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड डिस्क्लोजर इनकम टैक्स रिटर्न में किया रहेगा। इनकम टैक्स रिटर्न में किया रहेगा। अप्रैल 2021 से मार्च 2021 के बीच में ये डिस्क्लोजर होगा। मार्च 2022, सॉरी मैंने मार्च 21 बोल दिया गलती से, मार्च 22। तो अप्रैल 21 से लेकर मार्च 22 जो असेसमेंट ईयर है, इस पर डिस्क्लोजर होगा। डिस्क्लोजर कैसे होगा? डिस्क्लोजर के लिए आईटीआर फॉर्म सबमिट करना होगा एक पर्टिकुलर ड्यू डेट तक। क्योंकि ये डोमेस्टिक कंपनी का केस है तो ड्यू डेट क्या है? क्योंकि ये डोमेस्टिक कंपनी का केस है तो ड्यू डेट होगा 31 अक्टूबर 2021, अक्टूबर 21। अगर अक्टूबर 21 तक अपनी ये रिटर्न सबमिट नहीं हो पाती है तो फिर उसके बाद लेट फीस पे करके भी रिटर्न सबमिट की जा सकती है। लेट फीस है, आईटीआर की लेट फीस है अंडर सेक्शन 234F। 234F के मुताबिक आप लेट फीस के हिसाब से दिसंबर 21 तक अपनी आईटीआर सबमिट कर सकते हैं। मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि हर लिहाज से हर कंपनी की आईटीआर हमारी भारत सरकार के पास पहुंच जाएगी। कब तक? आईटीआर पहुंच जाएगी अक्टूबर तक। अगर नहीं तो लेट फीस के साथ आईटीआर पहुंच जाएगी दिसंबर 2021 तक। सेल्डमली ऐसी कोई कंपनी होगी यार, सेल्डमली ऐसी कोई कंपनी होगी जिसका दिसंबर 2021 तक रिकॉर्ड आईटीआर सरकार के पास ना पहुंचे। मेजॉरिटी, एंड मेजॉरिटी का मतलब है 99% कंपनीज का आईटीआर पहुंच जाएगा। नाउ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम के पास, आजकल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण मैडम हैं, उनको मीडिया में बहुत आराम प्यार से निर्मला ताई कहा जाता है, मैं भी निर्मला ताई बोलूंगा। तो हमारी निर्मला ताई मैडम के पास, निर्मला ताई के पास जनवरी का पूरा महीना होगा जहां पे निर्मला ताई जनवरी के महीने के अंदर सारी कंपनीज का डाटा एनालाइज करके अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम करेंगी।
जितने भी कंपनीज हैं हमारे देश में, लगभग 99% कंपनीज का आईटीआर पहुंच चुका है। दिसंबर तक आईटीआर पहुंच चुका है विद लेट फीस। अक्टूबर 21 तक आईटीआर आ चुका है विदाउट लेट फीस। तो जनवरी का पूरा महीना निर्मला ताई के पास है, और निर्मला ताई जी अब जनवरी के महीने में बैठ के आराम से इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगी। और वो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो उन्होंने जनवरी 2022 में बनाई हैं, उन इकोनॉमिक पॉलिसीज के बेसिस के ऊपर ये फरवरी 2022 में जाके अनाउंस कर देंगी इनकम टैक्स रेट्स। इनकम टैक्स रेट्स फरवरी में डिसाइड होगा, अनाउंस होगा कौन से ईयर का, फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। अब यहां से हमें यह बात बड़े अच्छे से समझ आ गई कि जो फरवरी 2022 का बजट आया, उस बजट के अंदर जो टैक्स रेट आया वो आया प्रीवियस ईयर 22-23 की इनकम, दैट मींस असेसमेंट ईयर 23-24 का टैक्स रेट। और वो टैक्स रेट जो 23-24 का है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है 2021-2022 की परफॉर्मेंस के ऊपर। The performance of 2021-22 previous year, or you may say assessment year 21-22, the performance of the year 2021-22 will decide कि हमारी निर्मला ताई फरवरी 22 में टैक्स रेट अनाउंस करेंगी, तो प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए टैक्स रेट क्या होगा। असेसमेंट ईयर की बात करनी है, चलो असेसमेंट ईयर की बात करता हूं। असेसमेंट ईयर 21-22 के परफॉर्मेंस के ऊपर यह डिसाइड होगा 1 फरवरी 2022 को कि निर्मला ताई टैक्स रेट क्या रखेगी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। कई बार आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, आपके दोस्त यार ऐसा बोलते हैं कि यार इतना दिमाग खराब मत कर, इतना माथा मच्छी मत कर, बस सीधा से ये डिसाइड कर ले कि इस साल का टैक्स रेट क्या होगा। वो डिपेंड करेगा 2 साल पहले उसका कंपनी का परफॉर्मेंस क्या था। आप इसे जो स्टूडेंट लॉजिकली बात सोचना चाहते हैं, आपको कभी समझ में नहीं आया होगा कि 2 साल पहले का इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आज आपको यहां पे समझ आ रहा है, इस वीडियो को देख के आपको समझ आ रहा है कि 2 साल पीछे का लॉजिक क्या है। सो वन लास्ट टाइम, प्रीवियस ईयर 2021 में टर्नओवर क्या रहा, परफॉर्मेंस क्या रहा, उसके बेस के ऊपर 1 फरवरी 2022 को निर्मला ताई डिसाइड करेगी कि प्रीवियस ईयर 22-23 की इनकम के ऊपर टैक्स रेट क्या होगा। असेसमेंट ईयर के हिसाब से बात करनी है। असेसमेंट ईयर 21-22 के टर्नओवर के बेस के ऊपर निर्मला ताई डिसाइड करेगी कि 1 फरवरी 2022 को डिसाइड करेगी कि असेसमेंट ईयर 2023-2024 का टैक्स रेट क्या होगा। यही चीज मैंने आपको यहां पे और अच्छे से लिख के दी है। किसी भी कंपनी का, डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट असेसमेंट ईयर 23-24 का, प्रीवियस ईयर 22-23 का क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सेल्स या टर्नओवर उस डोमेस्टिक कंपनी का असेसमेंट ईयर 21 या 22 या प्रीवियस ईयर 2021 में क्या रहा होगा। पीछे के 2 साल पहले कंपनी का टर्नओवर क्या था, 2 साल पहले कंपनी का सेल्स क्या था, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इस साल टैक्स रेट क्या होगा। अगर वो टर्नओवर 400 करोड़ से कम या 400 करोड़ के बराबर का था तो उसे स्मॉल कंपनी कह दिया। याद रखिएगा, आपने कंपनी लॉ में भी स्मॉल कंपनी के बारे में पढ़ा होगा। कंपनी लॉ की स्मॉल कंपनी और यहां की स्मॉल कंपनी में फर्क है जी, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। तो स्मॉल कंपनी माना गया जिसका टर्नओवर 400 करोड़ या 400 करोड़ से कम का है और उसका टैक्स रेट होगा 25%। हमारी कंपनी अनअकैडमी तो बहुत बड़ी कंपनी है, भगवान करे ऐसे ही बना रहे, टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा का है। अब जब टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा का है तो बिग कंपनी है, और बिग कंपनी है तो टैक्स रेट कितना होगा, टैक्स रेट होगा 30% का। साथ साथ में सरचार्ज भी लगेगा। हम सबको अच्छे से पता है सरचार्ज 7% है या 12% डिपेंडिंग अपॉन द टोटल इनकम, और ये टोटल इनकम करंट ईयर की होगी बेटा। ये ऐसा नहीं है कि इसको भी आपने 2 साल पीछे का देखना ना, ये टोटल इनकम इस साल की टोटल इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा सरचार्ज 7 या 12% का। ऑब्वियस सी बात है
हेल्थ एजुकेशन से तो साथ में लगेगा ही लगेगा। वो तो जैसे डोसा अगर हम लोग खरीदते हैं तो साथ में वो हरी चटनी मिलती है ना, या वो कोकोनट की चटनी व्हाइट वाली मिलती है, वैसे ही आप डोसा खरीदो, टैक्स दो, आपको हेल्थ एजुकेशन से साथ में देना ही पड़ेगा। इस बात को सीखने के लिए आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक कंपनी है RIL, हालांकि RIL का मतलब आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैं यहाँ पे IRL बोलूंगा इसको। एक कंपनी है RIL जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी है, और वो कंपनी आपको डाटा दे रही है जिसमें से आपने करंट ईयर 23-24 ईयर की आपने टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। आपको कंपनी का असेसमेंट ईयर 2021 का टर्नओवर गिवन है, 21-22 का टर्नओवर गिवन है, 22-23 का टर्नओवर गिवन है, 23-24 करंट ईयर का टर्नओवर गिवन है, और टर्नओवर के साथ साथ में आपको टोटल इनकम भी गिवन है। तो करंट ईयर में 23-24 असेसमेंट ईयर में टोटल इनकम है 25 लाख रुपीस ऑन द टर्नओवर ऑफ 700 करोड़। 700 करोड़ का टर्नओवर और इनकम सिर्फ 25 करोड़। चलो मान लेते हैं, कोई बात नहीं, जनरली ऐसा होता नहीं है, चलो मान लेते हैं। अब करंट ईयर दैट इज 25 करोड़ के ऊपर टैक्स रेट कितना होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि 21-22 4 साल पीछे चलो, 2 साल पीछे चले जाओ तो 2 साल पीछे का टर्नओवर कितना है। अगर हम लोग 2 साल पीछे जाते हैं तो टर्नओवर आ रहा है 410 करोड़ का, जो कि 400 करोड़ से ज्यादा का है। अब क्योंकि ये टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा का है, इस वजह से यहां पे हमारे पास इस इनकम के ऊपर सरचार्ज वो टैक्स का रेट होगा 30% का। तो यहां पे यही चीज मैंने लिख के दी है, टू डिसाइड द टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, इस साल का टैक्स रेट डिसाइड करना है। वी नीड टू लुक इनटू द टर्नओवर ऑफ द असेसमेंट ईयर 21-22, 2 साल पीछे का टर्नओवर चेक करना है आपने। सिंस द टर्नओवर इज ग्रेटर देन 400 लाख, गलती से 400 लाख लिखा हुआ है, ये 400 करोड़ आएगा। सिंस द टर्नओवर इज ग्रेटर देन 400 करोड़, 400 CR लिख दिया मैंने, द टैक्स रेट विल बी 30%। टैक्स रेट 30% का होगा। मैंने यही काम किया यहाँ पे। आपकी जो इनकम है वो 25 करोड़ है। 25 करोड़ का मतलब हो गया 2500 लाख। 2500 लाख के ऊपर 30% का टैक्स लगाया, जो कि आया 750 लाख। अब क्योंकि इनकम बहुत ज़्यादा है तो सरचार्ज भी लगेगा 12% का, वो भी लगा दिया। सरचार्ज किसका? टैक्स का 12% का सरचार्ज लगाने के बाद आपके पास 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस भी आ गया, और उसको भी जोड़ दिया तो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी आ गई 8736,000,000। लो मेरे बेटा, मज़ा आया, आज मज़ा आया। एक कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा कि डोमेस्टिक कंपनी का जो टैक्स रेट बहुत वियर्ड सा टैक्स रेट है, वो टैक्स रेट इतना वियर्ड टैक्स रेट क्यों है, उसका रीज़न के साथ हमें बात समझ आई। ऐसे और बहुत सारे वीडियोस के साथ मैं हर सैटरडे संडे आप लोगों को मिलता रहूँगा। बस आप एक काम कीजिएगा, इस चैनल को, टिकटॉक टैक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे लॉजिक्स आपने सीखे, ऐसे लॉजिक्स अपने दोस्तों को भी सीखने का मौका दीजिए। आज यहाँ तक करेंगे। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर योर प्रिपरेशंस एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.